अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम ऑटो इनकोडर हमने पिछली बार डिस्कस किया था। आज हो हम गया? उसकी एक स्पेशल टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। अभी हमने उसकी थ्योरी कवर की थी, आज उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी आएगी कि एक्चुअली आप उसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और उसके क्या यूज़ केसेस जो हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। वेरिएशनल ऑटो इनकोडर बिलोंग टू अ ब्रांच ऑफ मॉडल्स जिन्हें हम जनरेटिव मॉडल्स कहते हैं। ठीक है, और इनका आइडिया बड़ा मज़ेदार सा है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। यूजली आप लोगों से जब मैंने न्यूरल नेटवर्क्स की बात की थी तो मैंने बताया था कि हम लॉस कैलकुलेट करते हैं। लॉस एसेंशियली डिस्टेंस होता है कि जिस जगह पे हम पहुंचना चाहते हैं और जिस जगह पे अभी हम मौजूद हैं उन दोनों जगह में कितना फासला, और जब हमें फासला पता चलता है तो फिर हम वो फासला कवर करते हैं। ठीक है, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर इसी कॉन्सेप्ट को एक डिग्री ऊपर ले जाते हैं। ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं दो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के दरमियान। अच्छा, ये थोड़ा सा ना इंट्यूटिवली इमेजिन करना मुश्किल है, लेकिन डिस्टेंस फंक्शन से आपको आइडिया होगा कि एक स्टेट है जिस पे हम पहुंचना चाहते हैं, एक स्टेट है जिस पे हम हैं, और उन दोनों के दरमियान कोई डिस्टेंस। वेरिएशनल ऑटो इनकोडर ये अज्यूम करते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है और वो आहिस्ता आहिस्ता अपडेट करते हुए डिस्टेंस फाइंड करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का और उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का जिसकी उनको इनपुट मिल रही है। और इसके लिए ये एक ख़ास टाइप का लॉस फंक्शन यूज़ करते हैं जिसका नाम है KL डाइवर्जेंस। ठीक है, सो टेक अवे, ये ऑटो इनकोडर है विच मीन्स इनके दो पार्ट हैं, इनकोडर पार्ट भी है, डिकोडर पार्ट भी है। दूसरी खास बात ये जनरेटिव मॉडल है और अब तक आपको वैसे ही पता चल गया होगा जिस चीज़ में भी डिकोडर पार्ट होगा वो जनरेटिव चीज़ होगी। क्यों? GPT में भी डिकोडर जनरेटिव पार्ट है ना, और उसका इनकोडर जो है वो BERT है, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेशन लर्न करता है। तो सिमिलरली ऑटो इनकोडर भी जनरेटिव मॉडल है। क्यों? क्योंकि ये इनकोडर और डिकोडर दोनों से मिलकर बने। सो दिस इज जनरेटिव मॉडल। और तीसरी खास बात यह है कि ये एक नॉन और एक अननोन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उस डिस्टेंस को मिनिमाइज करते हैं। अच्छा, आप सोचेंगे यार इसका फ़ायदा क्या है, मतलब मैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के चक्कर में क्यों पढ़ रहा हूँ। आप लोगों ने एमनिस्ट डाटा सेट देखा है ना, जिसमें वो रिटर्न नंबर्स थे। आपके पास 60,000 के करीब वो इमेजेस हैं। मैं आपसे कहता हूं यार ये 60,000 इमेजेस कम है, हमें 20,000 और चाहिए। ठीक है, अब ये काम करने का एक तरीका तो ये है कि हम हैंड रिटन नंबर लिखना शुरू कर दें और उनका नया डाटा सेट बनाएं। ये बड़ा लंबा काम है, ठीक है, बड़ा मुश्किल काम भी है। इसका एक दूसरा तरीका ये है कि हम एमनिस्ट डाटा सेट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लें और फिर उसमें से हम जब भी सैंपल करेंगे हमें हर बार एक नया नंबर मिल जाया करेगा, बना बनाया, AI खुद ही बना देगी। ठीक है, तो इफ वी कैन able to find the probability distribution of any data, we can recreate as many data sample as we want. तो ऑटो इनकोडर की स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी भी अननोन डाटा सेट की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेते हैं और जब आप वो फाइंड कर लेते हैं तो आप उस जैसा जितना डाटा क्रिएट करना चाहें वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई द नेम वेरिएशनल। क्यों? ये गिवन डाटा सेट की डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट करने में हेल्प करता है यूजिंग द ऑटो इनकोडर टेक्नोलॉजी। Assalamu alaikum, dear audience. Assalamualaikum.
हम थोड़ी सी डॉक्टर साहब ने ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया जो हमने बताना था. स्टिल वील गो थ्रू अ क्विक गो थ्रू. जो आपके ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर्स हैं वो आपको उनमें नए सैम्पल्स वो क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन उनमें उतनी पावरफुल कैपेबिलिटीज़ नहीं होती जितनी जितनी के वेरिएशनल ऑटो इनकोडर में है. ठीक है, इसीलिए जो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर है वो एक प्रोबेबिलिस्टिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे काम करते हैं और ऑलमोस्ट इनफाइनाइटली पॉसिबल सैम्पल्स जनरेट करने की पावर रखते हैं. सो आप देखेंगे कि बहुत अरसे तक वेरिएशनल ऑटो इनकोडर को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया. ऑलराइट, जैसे हमने पढ़ा था, आपके पास इनपुट आएगी, देन वी विल हैव एन एनकोडर, और फिर लेटेंट स्पेस है, और दैट लेटेंट स्पेस दिस टाइम विल जनरेट टू थिंग्स, राइट. और फिर हमारे पास डिकोडर है, और फिर हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट है, राइट. पर्पस ये है, या एक और एडवांटेज ये है वेरिएशनल ऑटो इनकोडर का, कि जो आपकी लेटेंट स्पेस है वो एज़ कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑटो इनकोडर्स ज़्यादा स्मूथ होती है. इसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं. एक तो इसके रिजल्ट्स ज़्यादा बेहतर हैं, और दूसरी बात ये कि आप बहुत सारे सैम्पल्स जनरेट कर सकते हैं. दूसरी बात ये कि जो डाटा ये जनरेट करते हैं वो ज़्यादा बेहतर जनरलाइज करता है. जनरलाइजेशन क्या होती है? आप अनसीन डाटा पे आपका मॉडल अगर बेहतर रिजल्ट दे तो उस कॉन्सेप्ट को आप जनरलाइजेशन कहते हैं. तो जो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स हैं जो डाटा जनरेट करते हैं वो उसकी जनरेटिव कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, राइट. लाइक इज़ द सेम इज़ द केस विद रेगुलराइजेशन. तो ये जो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स हैं ये हमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेगुलराइज्ड रिजल्ट्स जनरेट करते हैं. ठीक है. अच्छा, इससे आप देख सकते हैं कि आपने जब एनकोडर को इनपुट दी है तो दो चीज़ें जनरेट हुई हैं. एक मीन जनरेट हुआ है, और दूसरा आप वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन. आप जानते हैं कि ये दोनों रिलेटेड हैं. वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इससे जो आप सैम्पल्स जनरेट करते हैं और वो फिर डिकोडर से पास के यू रिक्रिएट द ओरिजिनल रिजल्ट्स. अच्छा, यहाँ पे एक टर्म यूज़ हो रही है और हमने इंटेंशनली इस टेक्स्ट को यहाँ पे रहने दिया, इंटरपोलेशन. जब आप इमेज प्रोसेसिंग के साथ या न्यूमेरिकल डाटा के साथ काम करेंगे तो आपको अक्सर इंटरपोलेशन का वर्ड सुनने को मिलेगा. देखिए, यू आर वर्किंग विद एन इमेज ऑफ साइज 5x5. इसका क्या मतलब है? आपकी इमेज में कितने पिक्सल्स हैं? 25, राइट. 5x5 का मतलब है 25 पिक्सल्स हैं. हाँ, अगर आप RGB वाले उसमें चले जाएं नंबर ऑफ़ चैनल्स में तो आप उसी से फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे. ओके, सो अगर आपकी 5x5 की इमेज है सिंगल चैनल की तो आप 25 पिक्सल्स हैं आपके पास. अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इमेज का साइज़ बढ़ा दें, 10x10 पे ले जाएं, तो अब आपको कितने पिक्सल्स चाहिए? 100 पिक्सल्स चाहिए, राइट. और हैं कितने आपके पास? 25. तो थोड़ी वैल्यूज से जब आप ज़्यादा वैल्यू जनरेट करते हैं तो उसको आप क्या बोलते हैं? इंटरपोलेशन बोलते हैं. अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट या इमेज प्रोसेसिंग या इवन डीप लर्निंग में आप, तो ये एक ऐसी टर्म है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए. जब आप गूगल करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इंटरपोलेशन और इसकी कुछ टाइप्स हैं, उनको काइंडली ज़रूर पढ़ लीजिए. इंटरपोलेट करते हैं आप नए सैम्पल्स, नया डाटा जनरेट करने के लिए. अच्छा, ये हमने पीछे पीछे कवर कर दिए हैं कि आपको वेरिएशनल ऑटो इनकोडर इम्प्रूव जनरलाइजेशन देते हैं, और जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यू सैम्पल्स, सिंथेटिक डाटा, राइट, जो synthetic मैंने data, अभी डेटा ऑग्यूमेंटेशन या सिंथेटिक डाटा. तो जो आप सिंथेटिक डाटा या एक्चुअल डाटा है उसकी एक आपके पास ज़्यादा बेहतर प्रेजेंटेशन आती है.
अच्छा, अब इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन है। इनफैक्ट जब आप इसको गूगल करेंगे या किसी फोरम पे पढ़ेंगे तो आप देखेंगे एक पेपर विद कोड, एक वेबसाइट है, वहाँ पे अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स इस पे नज़र आएंगे जिसमें कोड भी होगा। और तो ये कुछ मैंने एग्जांपल्स आपके सामने शेयर किए हैं। इमेज जनरेशन है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन है, अनोमली डिटेक्शन है और डाटा इम्प्यूटेशन है। ये आगे कवर हो रहे हैं टॉपिक। डेटा इम्प्यूटेशन मीन्स एनीवन फ्रॉम द ऑडियंस, जो मिसिंग वैल्यूज़ है ना उसको हैंडल करने के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है उसको इम्प्यूटेशन, और जो लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट वो इम्प्यूटेटर आप उसको बोलते हैं। अब ये डिफरेंट केस स्टडीज़ हैं आपके पास जब आप इमेज प्रोसेसिंग के साथ काम कर रहे हैं ना, और मेडिकल इमेजेस के साथ काम कर रहे हैं, तो आपके पास अक्सर इमेजेस कम होंगी। आप ज़रूर टाइम निकाल के इमेज प्रोसेसिंग के 2-3 बेसिक जो ऑपरेशंस हैं वो पढ़ें। आप हैरान रह देंगे कि आप एक इमेज का नेगेटिव लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग विद ट्यूमर्स, तो एक कोई मॉडल नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप इमेज का नेगेटिव लेते हैं तो वो ट्यूमर जो है वो ब्राइट होकर आपके सामने आ जाता है। और मेडिसिन में, मेडिकल फील्ड में आपको ज़्यादा प्रिसाइज डाटा चाहिए तो आपको बहुत सारे एक्यूरेट सैम्पल्स चाहिए। काइंडली ये जो डेटा ऑग्यूमेंटेशन है इसका 5-6 लाइंस का कोड होगा, इसको किसी वक्त एक्सप्लोर करें, उसको एक इमेज दें और उसके ऊपर अप्लाई करके देखें। सिंपल डेटा ऑग्यूमेंटेशन अप्लाई करें, फिर गैन से करें और वेरिएशनल ऑटो इनकोडर से करें। तो मेडिकल में स्पेशली जैसे एमआरआई इमेजेस की एग्जांपल दी है, आपको बहुत सारी इमेजेस चाहिए और प्रिसाइज चाहिए, तो उसके लिए ये जो आपके वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स हैं दे आर ग्रेट हेल्प, राइट। The variation autoencoders successfully identify anomalous regions in the MRI scan that were indicative of tumor। ठीक है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है एआई से, लेकिन स्ट्रेंज अब साइबर सिक्योरिटी में भी बहुत सारा काम एआई स्पेशली डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के मॉडल्स की मदद से हो रहा है। ये आपके सामने एक और एग्जांपल है कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स को यूज़ किया गया है सो दैट आप जो डाटा में अनोमली आ रही है, जो डाटा में वेरिएशन आ रही है नॉर्मल डाटा से डिफरेंट, उसको ये डिटेक्ट करने में इन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स शो किए हैं। तो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स हैव बीन अप्लाइड इन डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी डोमेन, ताकि ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं या और अटैक्स हैं उसको डिटेक्ट करने में ये हेल्पफुल होते हैं। एक और फील्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जहाँ पे हो रही हैं, ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास बहुत सारा रिलायबल डाटा हो और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपके पास बहुत कम डाटा अवेलेबल हो। तो बहुत कम डाटा के साथ अगर आप अपने मॉडल को ट्रेन करने जा रहे हैं, यू विल स्टिल नीड सिंथेटिक डाटा। तो उसके लिए वेरिएशनल ऑटो इनकोडर आपको ऐसे सैम्पल्स जनरेट कर देगा जिससे आप अपने जो डाटा साइज सेट है उसका साइज़ एक्सटेंड कर सकते हैं। ऑलराइट, इन एप्लीकेशंस को ज़रा घर जाके आप स्टडी करें और देखिए कि इनमें से कौन सी एप्लीकेशन है जो आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के ज़्यादा क्लोज है, राइट। सो आई थिंक कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर का इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया। हम इसका कोड भी आपसे शेयर कर देंगे, लेकिन इसके कोड तक जाने से पहले आपको वनीला ऑटो इनकोडर्स और डिनॉइजिंग ऑटो इनकोडर्स और कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर्स का आइडिया होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट आपको हारिस गाइड करेंगे। ये जो आपसे पाइथन की नोटबुक शेयर की जा रही है, इस पे वैसे ही बड़ा वैल्यूएबल कंटेंट है जी। ओके, मैं जस्ट रन टाइम जो है वो अपना कनेक्ट कर लेता हूँ। फॉर दोस्त जिनको रन टाइम के बारे में नहीं पता, कोलैब के ऊपर जब भी आपने काम करना है तो आपको बेसिकली इसको कनेक्ट करना पड़ता है विद द सर्विसेज ऑफ गूगल। तो फॉर दैट आपको जो है एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना पड़ता है रिसोर्सेज का। अच्छा, एक बिफोर स्टार्टिंग द कोड एक क्वेश्चन जो आप सबके माइंड में आना चाहिए वो ये
वेरिएशनल ऑटो इनकोडर के बारे में कि मैं एक इनपुट में एक इमेज दे रहा हूँ, आउटपुट में वही इमेज जनरेट हो जाए। ये बात तो समझ में आती है कि मॉडल वेरीफाई करेगा ये आउटपुट की इमेज क्या सेम टू सेम वैसी है या उसके क्लोज है जो मुझे इनपुट में मिली थी, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे ये बात आती है कि वो इमेज की वेरिएशंस क्रिएट करेगा, उसको कैसे पता चले जो मैं वेरिएशन क्रिएट कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो बीच में जो बात हुई थी ना KL डाइवर्जेंस लॉस की, बेसिकली वेरिएशनल ऑटो इनकोडर दो किस्म के लॉस यूज़ कर रहा होता है। एक रिकंस्ट्रक्शन लॉस। रिकंस्ट्रक्शन लॉस क्या है कि जो इनपुट में जा रहा है क्या वही आउटपुट में वापस जनरेट हो रहा है या नहीं, दोनों को मैच करके बताओ। प्लस KL डाइवर्जेंस लॉस, वो क्या कर रहा होता है बेसिकली KL डाइवर्जेंस लॉस के अंदर एक एबिलिटी ये होती है कि सिमिलर, फॉर एग्जांपल आपने कैट की इमेजेस यूज़ की हुई हैं, ठीक है। अब कैट की जितने फीचर्स होते हैं ना वो उसके पास मौजूद होते हैं। KL डाइवर्जेंस ये काम कर रहा होता है कि वो देखता है कि जो इमेज जनरेट हुई है क्या उस इमेज के अंदर कैट वाले फीचर्स मौजूद हैं या नहीं है। वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहा होता है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि आपने एक वेरिएशनल ऑटो इनकोडर को एक इमेज दी है स्पेसिफिक टाइप की, फॉर एग्जांपल आपने नंबर्स दिए हैं और वो आपको डिजिट्स जनरेट करके दे दे। क्यों? उसका जो लॉस है KL डाइवर्जेंस लॉस है वो इस चीज़ को इंश्योर कर रहा होता है कि आप रिकंस्ट्रक्ट तो करें सिमिलर इनपुट जैसी इमेज, लेकिन उसकी वेरिएशन भी थोड़ी सी उसमें हो, और वेरिएशन का नॉलेज KL डाइवर्जेंस उसको हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। तो इसके ऊपर मज़ीद आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं मीडियम के ऊपर और स्टडी कर सकते हैं टू क्लैरिफाई इट फर्दर। ओके, हमारा रन टाइम जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अच्छा, हमारे पास ना आज का जो एजेंडा है मैं आपको क्विकली बताता हूँ। वो ये कि पहले हम ऑटो इनकोडर को कंस्ट्रक्ट करेंगे और ट्रेन करेंगे विद डेंस लेयर्स विद न्यूरल नेटवर्क, सिंपल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जिसमें हम न्यूरॉन्स यूज़ कर रहे होंगे। देन हम कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास कन्वोल्यूशनल लेयर्स होंगी, पुलिंग लेयर्स होंगी, और फिर आगे हम नेक्स्ट टाइप जो हमारी डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर है उस पर जाएंगे। अच्छा, आर्किटेक्चर से ऑलमोस्ट आप लोग जो है वो फेमिलियर होंगे। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जो इसका आर्किटेक्चर है कि हमारे पास इनपुट लेयर्स होंगी, इनपुट होगी, इनकोडर होगा, लेटेंट स्पेस होगी, डिकोडर होगा, देन आउटपुट होगी। अब इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं वन बाय वन। इसके अंदर बड़ी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो लिखी हुई है अबाउट इनकोडर्स और जितनी चीज़ें हम कर रहे हैं ताकि जिसने डिटेल में स्टडी करना है वो डिटेल में भी स्टडी कर ले। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज़ हमने इंपोर्ट कर ली हैं, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, पहले हम जो लाइब्रेरीज़ हैं उनके अंदर स्पेसिफिक जो मॉड्यूल्स हमने इंपोर्ट करने होते थे हम वो भी कर रहे होते थे, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं है। इस दफ़ा हमने सिर्फ मेन लाइब्रेरी इंपोर्ट की है कि फ्रॉम टेंसरफ्लो इंपोर्ट केरास जस्ट, और कोई हमने डाटा सेट वाला लोड के फंक्शंस नहीं किए, हमने मॉडल्स को लोड नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया यहाँ पे। आगे चल के देखते हैं क्यों। अच्छा, हम क्या करते हैं कि हम केरास, अच्छा मज़े की बात यह है कि लास्ट जब हम पहले इंपोर्ट करते थे तो हम क्या करते थे, केरास डॉट डाटा सेट्स डॉट एमनेस डॉट लोड, ये हम ऊपर ही इंपोर्ट करवा लेते हैं एक ही दफ़ा ताकि हम नीचे जस्ट लोड का फंक्शन यूज़ करें और वो बैकएंड से सारी चीज़ें कॉल हो जाए। बट इस दफ़ा हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है हम लाइब्रेरीज़ में से, केरास में से वो चीज़ उसी टाइम पे उसी जगह पे इंपोर्ट करवा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ले रहे हैं, लोड कर रहे हैं डाटा सेट, और साथ ही हम क्या कर रहे हैं, डाटा सेट की नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं ताकि एक और चीज़ आप गौर से देखें कि हमने लेबल्स नहीं अपलोड किए। आप देख रहे हैं एक्स ट्रेन के बाद वाई ट्रेन आना चाहिए था, ऊपर लिखा भी हुआ है, इसीलिए बोला कि इसका कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम इसको लोड कर रहे हैं विदाउट इट्स लेबल्स। एंड उसकी रीज़न क्या है, हमें लेबल्स की ज़रूरत ही नहीं है, हमने कोई प्रेडिक्शन नहीं करवानी, हमने जनरेशन करवानी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं, और आगे चल के हम क्या करें, अब इनकोडर को बिल्ड करना है। इनकोडर को बिल्ड करने के लिए आपने क्या किया, केरास डॉट मॉडल्स डॉट सिक्वेंशियल, आपने एक सिक्वेंशियल मॉडल बनाना है जिसके अंदर सीक्वेंस वाइज लेयर्स होंगी, ठीक है। अब पहली लेयर के आपने पहली लेयर कौन सी ले रहे हैं, फ्लैटन लेयर ले रहे हैं। केरास की लाइब्रेरीज में से लेयर्स इंपोर्ट की, उस लेयर्स में से आपने फ्लैटन लेयर्स इंपोर्ट की, और उसको इनपुट के अंदर आप क्या दे रहे हैं, 28 बाय 28 की एक इमेज, ठीक है। और आपकी फर्स्ट लेयर
अच्छा, नेक्स्ट सेकंड लेयर आपकी क्या है? डेंस लेयर है। और डेंस लेयर, अच्छा मज़े की बात ये देखें कि पहले हम क्या करते थे, हम पहले सेपरेटली एक इमेज को फ्लैटन करते थे, फ्लैटन करने के बाद इनपुट देते थे लेयर को, ठीक है, और उतने न्यूरॉन्स रखते थे जितनी आपकी क्या कहते हैं उसकी डायमेंशंस बनने थे। फॉर एग्जांपल 28x28 के 784 या 786 इतनी डायमेंशन का एक वेक्टर बनना था। लेकिन अब मैंने जब फ्लैटन लेयर यूज़ की, ये ऑटोमेटिकली इमेज को लेगा 28x28, उसको फ्लैटन करेगा और 100 न्यूरॉन्स की पहली आपकी इनपुट जो लेयर है वो बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आपकी डेंस लेयर है। डेंस लेयर में 100 न्यूरॉन्स होंगे और एक्टिवेशन फंक्शन हमने रीलू यूज़ किया हुआ है। उससे नेक्स्ट लेयर क्या है? keras डॉट लेयर्स डॉट डेंस, और उसमें 30 न्यूरॉन्स यूज़ हो रहे हैं और एक्टिवेशन फंक्शन हमारा रीलू है। तो हमने क्या किया कि हम स्टार्ट हुए 786 समथिंग न्यूरॉन्स से, हमने फिर 100 न्यूरॉन्स पे लेके गए, फिर 30 न्यूरॉन्स। तो आर्किटेक्चर क्या होगा? इनपुट लेयर में 786 न्यूरॉन्स, सेकेंड लेयर के अंदर 100 न्यूरॉन्स, थर्ड लेयर के अंदर 30 न्यूरॉन्स। अच्छा, ये आपका इनकोडर तैयार हो गया। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। इसी तरीके से अब आपने क्या करना है, जो सीक्वेंस आपने इनकोडर का रखा है एग्जैक्ट ऑपोजिट सीक्वेंस आपने डिकोडर का रखना है। इनकोडर की लास्ट लेयर के कितने न्यूरॉन्स थे? 30। डिकोडर की फर्स्ट लेयर के न्यूरॉन्स कितने होने चाहिए? 30। उससे नेक्स्ट कितने होने चाहिए? 100। उससे नेक्स्ट कितने होने चाहिए? ठीक है, जितनी साइज की आपने जो इमेज है वो आउटपुट करनी है। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट मैकेनिज्म चलेगा डिकोडर के अंदर। अगर आपने साइज मेंटेन करना है, अगर आपने साइज चेंज करना है कम या ज़्यादा, तो फिर जो लास्ट आउटपुट लेयर है उसके साइज़ में चेंज आएगा। एक छोटी सी बात और काइंडली जो चीज़ लर्न करने की है इस कोड में, आप देखें कि मॉडल सीक्वेंशियल, और फिर मॉडल की जितनी डिटेल है वो सीक्वेंशियल की बॉडी के अंदर आपने बता दी है। ये भी आपने लर्न करना है। मॉडल्स को डिफाइन करने के बहुत सारे मेथड हैं, तो एक नया मेथड आपके सामने आया है, आपने इसको एक्सप्लोर करना है। बिल्कुल। तो देखें, पहली लेयर आप देखें, यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर यहाँ पे पहला जो है वो लिखा हुआ है 100 न्यूरॉन्स लिखे हुए हैं, लेकिन आप इसके आगे देखें, इनपुट शेप आपको कितनी बताई जा रही है? 30, जो आपके इनकोडर की लास्ट लेयर थी, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली फर्स्ट लेयर जो क्रिएट करेगा डिकोडर की, वो क्रिएट करेगा 30 की, ठीक है। उसके बाद उसको जो नेक्स्ट लेयर होगी वो 100 की होगी, और उससे नेक्स्ट लेयर के अंदर क्या है, हमने साइज़ बता दिया कि जिस साइज़ की आउटपुट में हम इमेज लेना चाहते हैं, तो हम 28x28 की लेना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिकली वही साइज़ बना देगा 786, या आप यहाँ पे वैसे मेंशन कर सकते हैं 786। तो सेम साइज़ की जो इमेज है वो रीजनरेट हो जाएगी। अच्छा, इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं। ओके, अब आपने ऊपर क्या किया, आपने इनकोडर भी डिफाइन कर दिया, आपने डिकोडर भी डिफाइन कर दिया। अब आपने एक मॉडल के अंदर दोनों को डिफाइन करना है। अभी आपने सेपरेटली इनकोडर और डिकोडर बना लिए हैं, अब आपने दोनों को एक ही मॉडल के अंदर प्लेस करना है। वो किस तरह से करना है कि आपने keras के अंदर से मॉडल इंपोर्ट किए, मॉडल्स में से आपने सिक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट किया, और आपने क्या किया, उस मॉडल को पास किया इनकोडर, देन आपने पास किया डिकोडर। अब ये आपका मॉडल जब कंपाइल होगा, इसको हमने नाम दिया हुआ स्टैक्ड ऑटो इनकोडर, के इसके अंदर दोनों चीज़ें अब आ चुकी हैं। इसको अब जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका अब इससे नेक्स्ट काम क्या है, आप मॉडल जब डिफ़ाइन कर लेते हैं तो डेफिनेशन के बाद मॉडल कंपाइल करना होता है कि मॉडल की जो लेयर्स आपने सिक्वेंशली दी हैं उनको आप कंपाइल करें। अच्छा, कंपाइलेशन के साथ आप क्या बताते हैं कि लॉस कौन सा यूज़ होगा और ऑप्टिमाइज़र हम कौन सा यूज़ करेंगे। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के लॉस हो सकते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑप्टिमाइज़र्स हो सकते हैं। वो आप लोगों की अपनी एक असाइनमेंट और जद्दोजहद है कि आप उनको कितना ज़्यादा रीड करते हैं और कितनी ज़्यादा, क्योंकि दिस इज़ अ लेंथी टॉपिक। अच्छा, मॉडल को मैंने कंपाइल कर लिया, और उसके बाद आगे क्या करते हैं, मॉडल की हमने ट्रेनिंग करनी है। तो सिंपल फिट का फंक्शन यूज़ होता है जब आपने मॉडल को ट्रेन करना होता है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आती है, वो ये, नॉर्मली जब हम मॉडल ट्रेन कर रहे होते हैं तो हम मॉडल को बताते हैं कि ये तुम्हारा इनपुट डाटा है, इसको तुमने देख के लर्न करना है, और ये तुम्हारा जो है वो टारगेट वेरिएबल है, या ये जो है इसको देख के तुमने इनपुट डाटा और ये आउटपुट डाटा, कि आउटपुट ऐसी दिखनी चाहिए, ये इनपुट है ये आउटपुट है, इसको देख के लर्न करते रहो। लेकिन
यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ यह है कि एक्स ट्रेन हम इनपुट में भी एक्स ट्रेन ही दे रहे हैं इनपुट डाटा, और जो आउटपुट उसकी होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए जो हम इनपुट में दे रहे हैं, तो वो भी वहाँ पे भी हमने क्या मेंशन किया है, एक्स ट्रेन, कि यही इनपुट डाटा है यही आउटपुट डाटा है। ठीक है, तो जब जनरेट कर रहे हो तो वैसा ही जनरेट होना चाहिए। गॉट माई पॉइंट? ओके, इपॉक्स हमने जस्ट रखी हैं 10, और वैलिडेशन डाटा के अंदर हमने एक्स टेस्ट जो है वो इसको पास कर दिया है, क्योंकि उसके अंदर कुछ अनसीन सैम्पल्स होंगे, और एक्स टेस्ट में भी देखें हमने दोनों साइड पे जो एक्स मीन्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इनपुट डाटा फॉर टेस्टिंग। बाय चांस जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसका वैलिडेशन लॉस कम आ रहा है। अगर आपको लगे कि आपका वैलिडेशन लॉस ठीक नहीं आ रहा, तो जहाँ आप और चीज़ें चेंज करेंगे वहाँ पे नंबर ऑफ इपॉक्स भी आप चेंज कर सकते हैं। तो लाइक हमारे लिए 10 काफ़ी थी। आपको लगे कि 10 में रिजल्ट ठीक नहीं आ रहा तो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करें, और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नंबर ऑफ इपॉक्स की है। जी बिल्कुल। अब मॉडल हमारा ट्रेन होना स्टार्ट हो चुका है, और अगर हम लॉस के ऊपर जाके देखें तो हमारा लॉस स्टार्ट हुआ था 0.14 से, और आप इसकी देखें कि किस तरह से इसके अंदर लॉस के अंदर डिक्रीज़ आ रहा है, और आपका जो वैलिडेशन लॉस है वो भी कंटिन्यूसली डिक्रीज़ कर रहा है। अब जैसे ही हमारी 7th ईपॉक होगी या 10th ईपॉक कंप्लीट होगी, हम नेक्स्ट सेल में जाएंगे। नेक्स्ट सेल के अंदर हम बेसिकली क्या कर रहे हैं कि हम लोग ऑटो इनकोडर को इमेजेस दे रहे हैं, और उससे इमेजेस जो है वो जनरेट करवाएंगे जैसे ही ये मॉडल हमारा ट्रेन हो जाएगा। सो लास्ट ईपॉक है, ट्रेनिंग के फ़ौरन बाद जो है हम नेक्स्ट सेल एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ट्रेनिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट सेल में एग्जीक्यूट करता हूँ, उसके अंदर हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि जो हमारी फिगर का साइज़ क्या होना चाहिए और हम देखें ऑटो इनकोडर के अंदर जो है वो इमेजेस पास कर रहे हैं, और पास करने के बाद ये देखें एक मैप जनरेट हुआ है कि हमारी इनपुट जो टॉप आपको रो नज़र आ रही है वो इनपुट की है, जो बॉटम रो नज़र आ रही है वो आउटपुट की है, कि इनपुट लेके जो इसने आउटपुट जनरेट की है वो किस तरह की। और अब आप देख सकते हैं कि उसके रिजल्ट्स कंसिडरेबली बहुत अच्छे हैं जो वो रिकंस्ट्रक्ट करके आपको दे रहा है। नेक्स्ट चीज़ आप लोगों की एक जिसे कहते हैं ना फॉर थॉट पर्पस, क्या हो कि अगर मैं एक इमेज दूँ इनकोडर को दूँ, इनकोडर क्या करे उसकी लेटेंट एक स्पेस जनरेट कर दे, और मैं वो स्पेस सेपरेटली डिकोडर को पास करूँ और वो उससे इमेज जनरेट कर दे। क्योंकि अभी तो मैंने इमेजेस बल्क में पास कर दी, उससे मुझे रीजनरेट करके दे दी और मैंने आपको दिखा दी। एक्चुअली कैसे हो रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। मैं कोड में थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये इनकोडर, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कोड के अंदर, इनकोडर को मैंने इमेज पास की, वो इनकोडर मुझे क्या कर रहा है, एक वेक्टर जनरेट करके दे रहा है, लेटेंट वेक्टर, जो लेटेंट स्पेस है जहाँ पे वो उसने रिड्यूस डायमेंशंस के साथ उस इमेज की इंफॉर्मेशन रखी हुई है। और उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसी वेक्टर को, लेटेंट वेक्टर को ये मैं पास कर रहा हूँ डिकोडर को। अब ये आपको विजुअली नज़र आ रहा है कि ये इनपुट इमेज थी, ये इनपुट इमेज से ये लेटेंट वेक्टर जनरेट हुआ। आप ये देखें कि उसने इस पूरी इमेज की जो इंफॉर्मेशन कंसाइज की, कंप्रेस की, वो इस वेक्टर में आ गई जो एक वन डायमेंशनल आपको नज़र आ रहा है। और दोबारा उसी ये जो आपको वेक्टर नज़र आ रहा है उससे उसने ये इमेज रिकंस्ट्रक्ट की है। ठीक है, तो यू सी कि उसने एक इमेज को कितना ज़्यादा कंप्रेस किया है। इसकी मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिससे जो कि थॉट प्रोवोकिंग होती है। वो ये कि इनकी ना स्पार्सिटी कैलकुलेट होती है कि कितना ज़्यादा वो कंप्रेस कर रहा है बेसिकली ऑटो इनकोडर। जब आप करते हैं ना तो अपर बाउंड देखें कि मैक्सिमम ये 96% कंप्रेस कर सकता है। 96% विच इज़ वेरी ह्यूज कि आपका एक चीज़ है और 96% कंप्रेस हो जाए और उसके जो रेजिड्यू बचेगा, जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन बचेगी 4% के अंदर वो इमेज कंटेंट है। ठीक है, 4 KB फॉर एग्जाम्पल, हाँ हमारे पास जो स्टूडेंट बैठे उन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि आपके पास अगर 100 KB का डाटा तो आपने उसको कंप्रेस कर दिया 4 KB के अंदर, इट इज़ द सेम। अच्छा, नेक्स्ट अब आ जाते हैं। अब क्योंकि आपको एक बेसिक आर्किटेक्चर पता चल गया कि किस तरह से हमने लेयर्स को स्टैक करना है, किस तरह से आर्किटेक्चर हमने लेके चलना है, तो नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा इसको पेस अप करेंगे।
अब आते हैं कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर के ऊपर। कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर के अंदर जाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कन्वोल्यूशनल जहाँ पे भी वर्ड आता है इसके अंदर फिर हम यूज़ करते हैं कन्वोल्यूशनल लेयर्स, पूलिंग लेयर्स, ये तमाम चीज़ें, और दे आर वेरी गुड विद फीचर एक्सट्रैक्शन। जहाँ पे विजुअल इमेजरी वाला आपका काम आ जाता है वहाँ पे दे परफॉर्म रियली गुड। बट वहाँ पे यहाँ पे आपको थोड़ा सा डाउन साइज भी और इसका ड्रॉबैक भी एक नज़र आएगा। चलते हैं, और इसी तरीके से आपने सिक्वेंशियल मॉडल जो है वो लोड करना है। सिक्वेंशियल मॉडल के अंदर आपने क्या करना है कि लेयर्स लेनी है, उस लेयर के अंदर आपने पहली इनपुट लेयर में पास करें 28x28x1 की इमेज को, ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, इसके बाद आगे आपके पास जो लेयर्स आएंगी उसमें कन्वोल्यूशनल लेयर आप सबसे पहले लगाएंगे। कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर आपने क्या किया है कि 16 फ़िल्टर्स, नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स जितने रखे हैं, कर्नल साइज़ 3x3 है, पैडिंग सेम रखी हुई है, एक्टिवेशन फंक्शन रीलू है। और कन्वोल्यूशन लेयर के फ़ौरन बाद पोलिंग लेयर आती है, दैन फिर कन्वोल्यूशनल लेयर आती है, फिर पोलिंग लेयर आती है। इस सीक्वेंस और इस ऑर्डर के अंदर हम लोग चल रहे होते हैं। तो आपके पास आगे नेक्स्ट आ गई पोलिंग लेयर, फिर आपके पास कन्वोल्यूशनल लेयर आ गई, उसके अंदर अब आपने नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स क्या किए हैं, डबल कर दिए हैं 16 से 32, और फ़िल्टर साइज़ हमारा सेम है। दैन अगेन पोलिंग लेयर है, और अब आपके पास इससे नेक्स्ट लेयर के अंदर दैन नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स ट्वाइस हो गए हैं 64। तो यू सी के जो आपका इनकोडर है वो उसके अंदर नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स जो हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, विच मीन्स कि आपका जो इनपुट साइज़ है, जो इमेज का साइज़ है वो रिड्यूस होता जाएगा, क्योंकि कन्वोल्यूशनल प्लस पोलिंग लेयर क्या करती हैं कि जो इमेज इनपुट गई होती है उसका साइज़ रिड्यूस करती है, उसकी डायमेंशंस को रिड्यूस कर देती है। और लास्ट में आपके पास अगेन पोलिंग लेयर, यहाँ से अब ये आपने इनकोडर अपना डिफ़ाइन किया। इनकी लेयर्स को, इनके नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स को आप डिटेल में बैठ के स्टडी कर सकते हैं, उसके साथ आप जो है वो एक्सपेरिमेंटेशंस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जस्ट एक एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया है कि हमने जो इनकोडर ऊपर डिफ़ाइन किया उसी इनकोडर को हम जो है वो डायरेक्टली जो इमेज पास करते हैं, तो हमें जस्ट ये नज़र आ रहा है कि जो इमेज मैं पास करूँगा 28x28x1 की, वो जब यहाँ से निकलेगी तो उसका साइज़ क्या होगा 13x3x64, ठीक है। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो फ्लैटन लेयर का डायमेंशन आ जाएगा कि कितने डायमेंशन कितने न्यूरॉन्स की जो है वो फ्लैटन लेयर बननी चाहिए। एक्चुअली ये शेप कमांड ये एक बहुत हेल्पफुल कमांड है। आप डीबग करना चाह रहे हैं अपना कोड और आपको समझ नहीं आ रही कहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी, तो दो कमांड्स, एक शेप और एक टाइप, ये दोनों आपको हेल्प आउट करेंगी। बिल्कुल। ओके, सो ये मैंने शेप क्यों निकाली है? शेप निकालने का एक मकसद ये है कि मुझे ये पता चल जाए कि मुझे जो फ्लैटन लेयर करनी है उसके डायमेंशंस कितने आने चाहिए, और एक्चुअली क्या जो इनकोडर है वो उस तरह से उसकी लेयर्स काम कर रही हैं या नहीं कर रही। नेक्स्ट हमारा काम है डिकोडर का। अब इसके अंदर भी एक चीज़ न्यू ये है कि हम यूजुअली जो काम करते आ रहे हैं कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी हमने पढ़ा, और उसमें हमने अप सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। उसके अंदर हम क्या कहते हैं, डी कन्वोल्यूशनल लेयर लगाते थे, डी कन्वोल्यूशन का वर्ड हम यूज़ कर रहे थे, और अप सैम्पलिंग लेयर यूज़ करते थे, ठीक है। वो क्या करती हैं, कन्वोल्यूशनल प्लस पूलिंग लेयर इमेज का डायमेंशन रिड्यूस करती जाती हैं, और एट द एंड आपके पास सिर्फ फीचर्स की इन्फॉर्मेशन, जो प्योर इन्फॉर्मेशन जो आपको रिक्वायर्ड होती है टू रिकन्स्ट्रक्ट द इमेज, वो बचती है। अब उससे आपने जब उसी इन्फॉर्मेशन का साइज़ इंक्रीज़ करना और इमेज जनरेट करनी है तो आपको उसको अप सैम्पल करना पड़ता है, इंक्रीज़ करना पड़ता है, इन्हांस करना पड़ता है। तो यहाँ पे आज हम एक डिफरेंट लेयर यूज़ करें, लेकिन काम वो वही करती है, वो अप सैम्पल करती है। अप सैम्पल क्या है, एक 2x2 की इमेज है जिसको आपने 4x4 में लेके जाना है, ये इसको कहते हैं अप सैम्पल, के सैम्पल का साइज़ आप इंक्रीज़ कर रहे हैं और उसकी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करते हुए। अच्छा, और ये लास्ट क्लास में हमने बताया था अप सैम्पलिंग, डी कॉन्वोल्यूशन और कॉन्व 2D ट्रांसपोज, ये एक ही चीज़ के मल्टीपल नाम हैं जी। ओके, अब यहाँ पर यूजुअली हम यूज़ करते हैं कन्वोल्यूशनल 2D लेयर, लेकिन आज हम यूज़ करें कन्वोल्यूशनल 2D ट्रांसपोज। और इंटरेस्टिंगली अगर आप ये देखें कि पहली लेयर है कन्वोल्यूशनल 2D ट्रांसपोज, दूसरी लेयर है कन्वोल्यूशनल 2D ट्रांसपोज, तीसरी लेयर है कन्वोल्यूशनल 2D ट्रांसपोज, बीच में अप सैम्पलिंग की लेयर है ही नहीं। तो ये जो सिंगल लेयर है ये दोनों का काम कर रही है। बेसिकली ये डी कन्वोल्यूशन भी कर रही है और ये अप सैम्पलिंग भी कर रही है। तो हम
इंस्टेड ऑफ यूजिंग 2 लेयर्स यहाँ पे हम सिंगल कन्वोल्यूशन 2D ट्रांसपोज लेयर यूज़ कर सकते हैं और हमारा जो काम है वो बड़े अच्छे से चल सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि उसके अंदर नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स 32, 16 एंड देन नंबर ऑफ़ फ़िल्टर जो 1 है बेसिकली जो हमारी इमेज आगे आउटपुट में जाएगी वो लेयर हमने डिफ़ाइन की है। ओके, इसको भी हम एग्जीक्यूट कर देते हैं और नेक्स्ट आगे चलते हैं। हमने मॉडल को बेसिकली अब अपना क्या कहते हैं कंसोलिडेट करना है विद इनकोडर एंड डिकोडर। सेम वे से हमने इनकोडर एंड डिकोडर्स को स्टैक किया। स्टैक करने के बाद हमने मॉडल को कंपाइल किया। सेम हमने लॉस फंक्शन, सेम हमने ऑप्टिमाइज़र दिया है। आगे मॉडल को फिट कर रहे हैं, सेम फिट करने का फंक्शन कोड ईच एंड एवरीथिंग सेम है। जस्ट कन्वोल्यूशन और वनीला ऑटो इनकोडर में डिफरेंस ये आया कि उनकी जो लेयर्स हैं वो एक ही डेंस लेयर्स होंगी, एक ही कन्वोल्यूशनल लेयर्स होंगी। ओके, मॉडल जो है वो हमारा ट्रेनिंग पे लग चुका है। ओके, यहाँ पे अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से करता हूँ, वो ये है कि मुझे कोई बता सकता है और कमेंट में जो लोग हमें देख रहे हैं वो कमेंट में भी बताएं कि जो हमारा डेंस लेयर वाला ऑटो इनकोडर है क्या उसकी कंप्रेशन अच्छी होनी चाहिए या कन्वोल्यूशनल लेयर जो कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर है उसकी कंप्रेशन अच्छी होनी चाहिए? ये हमारे जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं और जो हमें वर्चुअली देख रहे हैं वो कमेंट्स में बताएं कौन सा जो ऑटो इनकोडर है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा इन पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्रेशन के, कौन अच्छा कंप्रेस कर सकता है। ओके, मॉडल ट्रेन हो चुका है। अब इसके रिजल्ट्स देखते हैं और ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप लोग और मेजॉरिटी बच्चों के जहन में ये बात आएगी भी और वो कह भी सकते हैं कि सर रिज़ल्ट्स तो बिल्कुल सेम तकरीबन वैसे ही हैं जैसे हमारे पास वनीला ऑटो इनकोडर्स के आ रहे हैं, तो कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर ने भी तकरीबन वैसे ही रिजल्ट्स जनरेट किए हैं। थोड़ा माइनर सा आपको विजिबली जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो नज़र आ रही हो, लेकिन रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड और सेम है पीछे से। अच्छा, एक और बात भी है ना, हमारा डेटा सेट बहुत आसान है। हमारा डेटा सेट ये सबसे आसान डेटा सेट है, एमनिस्ट जो डिजिट्स का डेटा सेट। बिल्कुल। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ, उसके आंसर की तरफ। बेसिकली आपके पास ये कुछ प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये क्या है एक्चुअली? ये एक्चुअली वो लेटेंट रिप्रेजेंटेशन है जो कन्वोल्यूशनल लेयर जो कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर ने जनरेट की है एक इमेज की, जिससे वो रिकंस्ट्रक्शन करेगा दोबारा इमेज की। ठीक है, आपने देखा था कि जब हम वनीला ऑटो इनकोडर यूज़ कर रहे थे तो उसमें सिंपल एक सिंगल डायमेंशनल वेक्टर था। अब क्योंकि ये इस तरीके से इसको जनरेट कर रहा है तो अब आप देखें कि इसके आपने डायमेंशंस कैलकुलेट करने हैं, तो ये 3x3 का आपके पास हमारे पास जो साइज़ आ रहा है वो क्या आ रहा है 3x3/64। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ ताकि आप लोग रिलेट कर सकें। ये देखें 3x3/64 ये आउटपुट आई थी हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है 576। ठीक है, और अगर 28/28 को करें तो 784। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कंप्रेशन के अंदर जितना डिफरेंस है वनीला ऑटो इनकोडर के अंदर। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आता है, वो ये कि इसका मतलब तो ये हुआ कि वनीला ऑटो इनकोडर जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसा नहीं है, वो सर्टेन केसेस में अच्छे हैं, वहाँ पर अच्छे हैं जहाँ पर, क्योंकि ये डाटा सेट आपने जहन में रखना है बहुत सिंपल है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें नहीं है। जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डाटा आएगा वहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो होगी वो ये होगी वनीला ऑटो इनकोडर की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी। वो कॉम्प्रेस तो कर रहा होगा लेकिन जब रिकंस्ट्रक्ट कर रहा होगा तो वो इतनी अच्छी रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर पा रहा होगा जितनी अच्छी कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर करेगा। क्यों? कन्वोल्यूशनल ऑटो इनकोडर जिस तरह की लेटेंट जो स्पेस क्रिएट करता है, आपका जो इन्फॉर्मेशन मतलब वेक्टर जनरेट करता है, लेटेंट वेक्टर जनरेट करता है, वो विजुअली अच्छे फीचर्स को कैप्चर करके स्टोर कर सकता है बनिस्बत वनीला ऑटो इनकोडर के। तो ये एस्पेक्ट भी आपने जहन में रखना है। लेकिन जहाँ पर विजुअल काम नहीं है वहाँ पे आपका वनीला ऑटो इनकोडर भी बहुत अच्छा काम करेगा कंप्रेशन के अंदर और रीजनरेशन के अंदर। डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। डीनॉइजिंग ऑटो इनकोडर बेसिकली किस लिए यूज़ करते हैं? एक इमेज है, उस इमेज के अंदर अननेसेसरी नॉइज़ है। ठीक है, उस नॉइज़ को हमने रिमूव करना और इमेज को क्लीन करना है हमारे सामने। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक पेज आता है और उस पेज के अंदर क्या है कि
कॉफ़ी गिर गई है और वो कॉफ़ी से जो टेक्स्ट है वो क्लियरली आपको नज़र नहीं आ रहा। अब आप चाहते हैं कि ये मैंने डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट और मैंने इसको दिखाना है, उस डॉक्यूमेंट को आप क्या करेंगे, डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर में से पास करेंगे जो उस तरह के डाटा पे ट्रेन हुआ हुआ है, और वो आपको क्लीन इमेज आउटपुट के तौर पे दे देगा। और उसके अंदर जो नॉइस है वो किसको नॉइस कंसिडर कर रहा है, वो जो कॉफ़ी उस पर गिरी हुई है उसके जो शेड्स आ रहे हैं उसको वो नॉइस कंसिडर करेगा, और टेक्स्ट और बैकग्राउंड को क्लियर वाइट करके आपको आउटपुट में दे देगा। तो ये उसकी एक मैंने आपको जनरल एक एप्लीकेशन बनाई है जिससे आप रिलेट कर सकें। अच्छा, डी नॉइजिंग ऑटो इनकोडर के अंदर सबसे पहली चीज़ ये है कि हमने जो डाटा सेट लिया हुआ है वो एमनेस का डाटा सेट है, और उसकी इमेजेस आपने देखा है वो क्लीन है, उसमें कोई नॉइस नहीं है। अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं तो वो क्लीन इमेजेस हैं, उनमें कोई नॉइस नहीं है, राइट। अब पहला काम हमारा क्या होगा कि हमने एक क्लीन डाटा भी ऑलरेडी हमारे पास है, एक नॉइजी डाटा भी जनरेट कर रहे हैं। नॉइजी डाटा जनरेट करने के लिए आप क्या करते हैं कि सिंपल आपके पास NumPy की लाइब्रेरीज़ हमने अपने बेसिक कोर्स में भी बताई थी, एडवांस कोर्स के अंदर भी इसका जिक्र हुआ जब हम डेटा साइंस वाले लेक्चर्स में थे। उससे हम रैंडम का फंक्शन यूज़ करके रैंडम वैल्यूज़ जनरेट करवाएंगे जिनको हम पॉपुलेट करेंगे इन द इमेज एज अ नॉइस, ठीक है। डाटा को हम अपने डाटा को क्लीन डाटा को खुद नॉइजी बनाएंगे, उसको फिर ट्रेन करेंगे। ये इमेज दी थी उसको हमने ये NumPy np.random.random का फंक्शन है, उसके अंदर हमने जो है वो इमेज की जो नॉइस ऐड की है। नॉइस की वैल्यू आप बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। हमने ये मुनासिब सी एक नॉइस रखी है कि क्लियर इमेज है और बैकग्राउंड जो सेकंड इमेज है वो नॉइजी इमेज है, उसका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है। ओके, अब आपने क्या करना है कि सेम तरीके से जो हमने पीछे ऊपर मॉडल की इनकोडर की लेयर्स डिफाइन की थी उसी तरीके से हमने लेयर्स डिफाइन की हुई है, इसी तरीके से डिकोडर की लेयर्स डिफाइन की हुई हैं। इसको हम पीछे वो बता चुके हैं। अगेन हमने मॉडल को जो है वो कंसोलिडेट करना है, उसको कंपाइल करना है, सेम लॉस सेम ऑप्टिमाइज़र हमने यूज़ किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर रहे हैं कि वो जो नॉइस आपने पीछे जनरेट की थी ना, और एक सैम्पल हमने ये देखो हमने नॉइस जनरेट की और एक सैम्पल पे हमने उसको पॉपुलेट करके भी देखा कि वो नॉइस कैसी दिख रही है। अब वो नॉइस हमने पूरे डाटा सेट के ऊपर लेके जानी है। तो ये देखें हम क्या कर रहे हैं कि एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट दोनों के ऊपर वो जो हमारी नॉइस है उसको हम लेके जा रहे हैं, और अब उसके अंदर से हम डाटा सेट में से सैम्पल्स जो है वो देखते हैं कि अब इस तरह का सैम्पल हमारे डाटा सेट का दिखता है। ये हमारा डाटा सेट अब नॉर्मल से नॉइजी हो गया, ठीक है। और अब आप क्या कर रहे हैं कि आपने अब डाटा सेट भी नॉइसी कर लिया, आपने कोड इनकोडर और डिकोडर भी डिफाइन कर लिए हैं, कंपाइल भी कर लिया मॉडल। अब आपने क्या करनी है, ट्रेनिंग करनी है। अब इसकी ट्रेनिंग का डाटा सेट देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनपुट में आप क्या दे रहे हैं, एक्स ट्रेन नॉइस, नॉइजी डाटा इनपुट में जा रहा है, और आउटपुट उसकी कैसी होनी चाहिए, एक्स ट्रेन जो हमारा क्लीन डाटा सेट है। इनपुट में ट्रेनिंग नॉइसी डाटा सेट जाएगा, आउटपुट उसकी कैसी होनी चाहिए, जो हमारा क्लीन डाटा सेट है एमनेट्स का वैसी होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया। इपॉक्स हमने 10 रखी हैं, और वैलिडेशन के अंदर भी जो हमारा एक्स टेस्ट है वो नॉइसी है, और जो आउटपुट हमारा जो है वो वैलिडेशन के अंदर वो क्लीन डाटा है। इसको हम ट्रेन कर लेते हैं, और आगे चल के जैसे ही मॉडल ट्रेन होगा इसके रिजल्ट्स देख लेंगे। तो पॉइंट इज कि आपके पास आपको मॉडल कोई भी काम कर रहे हैं आप, ये तो हमने ऑटो इनकोडर की बात की ना, आप ऑटो इनकोडर को आगे जाके पढ़ते हैं, कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, आपको किन चीज़ों को पता होना चाहिए कि आप नई चीज़ पे काम कर सकते हैं। आपको उस मॉडल की जनरल यूज़ केस पे पता होना चाहिए कि ये मॉडल करता क्या है, इस मॉडल का आर्किटेक्चर क्या है, वो किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं इमेज दे रहा हूँ तो आपके माइंड में आना चाहिए कि ये इमेज किस तरीके से आर्किटेक्चर इस मॉडल में से पास होगी और आउटपुट मेरे पास कैसे आ रही है और क्यों ये वाली आउटपुट आ रही है। और उसकी आउटपुट देख के आपके हमेशा एक प्रैक्टिस बना लें कि अगर आप किसी मॉडल की आउटपुट देखते हैं ना, उस आउटपुट देखने के बाद आपने क्वेश्चन करना है इसका ट्रेनिंग डाटा सेट कैसा होगा, ताकि आप जब उस ट्रेनिंग डाटा सेट के बारे में सोचेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चंस आपके माइंड में जनरेट होंगे कि ट्रेनिंग डाटा सेट के अंदर उन्होंने ये भी दिया होगा तो ये कैसे जनरेट किया होगा, और वो आपके लिए मल्टीपल सर्च प्रॉब्लम्स और मल्टीपल क्वेश्चंस जो है वो जनरेट करता जाता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप इन चीज़ों का इन डेप्थ मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जी, हमारे रिजल्ट्स देखें कि हमारी जो टॉप रो है वो हमारे नॉइसी डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो हमारी बॉटम रो है वो हमारे क्या कहते हैं क्लीन डाटा है जो रीजनरेट होके आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसके अंदर अब आपने दो एस्पेक्ट देखने हैं, सिर्फ नॉइज़ नहीं रिमूव हो रही, उसने नॉइज़ भी रिमूव की, उसने वो इमेज की रिकन्स्ट्रक्शन भी की है। तो नॉइस भी आप देखें तो इसमें दो एस्पेक्ट अब आपने देख रहे होंगे जब आप इसका रिजल्ट चेक कर रहे होंगे कि क्या नॉइस सही से रिमूव हो रही है,
हो रही है, क्या वो जो इनपुट थी वो वापस उसी तरीके से रीजनरेट हो रही है आफ्टर नॉइस? इसमें ये केस भी हो सकता है कि नॉइस रिमूव हो जाए लेकिन 1 की जगह वो 1 को 7 कर दे, 7 को 1 कर दे। तो ये वाली चीज़ भी आप लोगों की कंसिडरेशन में होनी चाहिए जब आप इस तरह के मॉडल्स के जो रिजल्ट्स हैं उनको देख रहे हो। तो ये आज के लिए हम इसको यहाँ पे पॉज करते हैं और आपके साथ जो नोटबुक शेयर की जाएगी उसके अंदर जो वेरिएशनल ऑटो इनकोडर हैं उसका भी कोड होगा, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम वे के अंदर चल रहा होगा, उसके अंदर जस्ट एक लॉस का एडिशन होगा, केएल डाइवर्जेंस, और आप जब उसके आउटपुट देख रहे होंगे तो आउटपुट देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि डाइवर्ज वो क्या कर रहा होगा। बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। सपोज आपकी ये टॉप रो के अंदर लास्ट में 9 जनरेट हो रहा है और वो थोड़ा सा टिल्टेड है, वो क्या करेगा 9 को जनरेट कर देगा बट वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा। 4 है वो थोड़ा गोलाई में जनरेट हुआ है, वो 4 को स्क्वायर फॉर्म में जनरेट कर देगा। ये वेरिएशंस होंगी उसके अंदर, ठीक है।